गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। काश एजुकेशन के नेक्स्ट टॉपिक में 10+1 अकाउंटेंसी का अपना टॉपिक है। अनिल यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है। चैप्टर 3 चल रहा है अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांत। तो लेखांकन सिद्धांत होते क्या हैं, सबसे पहले हमने ये समझना है। लेखांकन सिद्धांत किसे कहते हैं? जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की लेखांकन का सैद्धांतिक आधार क्या है। सैद्धांतिक आधार के अंदर वो सारी बातें शामिल होती हैं, जैसे कंसेप्ट ये हमने लिख रखा है, प्रिंसिपल अथवा अजम्पशन अथवा कन्वेंशन, परिपाटियां, कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन, पोस्टुलेट्स, इन सब को हम शामिल करके चलते हैं। ये वो गाइडलाइन है, रूल्स हैं जिन्हें जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें कंसिस्टेंसी एक रूपता लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए इनको डेवलप किया गया। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जो पुराना समय था, पुराने समय से ही जो लेखांकन स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, लेखांकन विवरण, उनको केवल व्यवसाय के स्वामी को ही आवश्यकता होती थी। बिजनेस का जो ओनर था उसी को रिक्वायरमेंट होती थी। परंतु आजकल जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, एक्स्ट्रा जो भी, उन सबको इसकी आवश्यकता होती है अकाउंटिंग जो अपना स्टेटमेंट्स हैं उनकी, क्योंकि वो सभी जानना चाहते हैं कि बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये जरूरी है क्या कि एक ही आधार पर बनाए जाएं सारे नियम। और ये नियम क्या कहलाते हैं? गैप। क्या कहलाएंगे ये? गैप, जनरल एक्सेप्टेड, ठीक है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनके सिद्धांतों के प्रकार क्या हैं अभी बात करके चलेंगे। दो प्रकार हैं इनके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के दो प्रकार हैं, कंसेप्ट अथवा अजम्पशन, ठीक है, धारणाएं अथवा मान्यताएं, ये कौन कौन सी हैं, और कन्वेंशन कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसके अंदर अपना कंसेप्ट जो है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सबके साथ में कंसेप्ट शब्द है। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या हो गया? व्यवसाय के अस्तित्व के उदाहरण। इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि जो भी बिजनेस इंस्टीट्यूट हैं उन सबको एक सेपरेट यूनिट माना जाएगा, स्वतंत्र इकाई माना जाएगा। इट मीन्स इनका जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो ऑनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से, सबसे अलग माना जाता है। बिजनेस की अपनी कुछ पुस्तकें होनी चाहिए जिनमें सारे ट्रांजैक्शंस जो अपने फर्म के दृष्टिकोण से है उनका रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि ओनर्स के दृष्टिकोण से। यदि हम बात करके चले रोलैंड के अनुसार कि वो कैपिटल को फर्म का लायबिलिटी मानते हैं, जो कैपिटल है जो कैपिटल है उनको क्या करते हैं? फर्म की लायबिलिटी मानते हैं, क्योंकि यह मान लिया जाता है कि जो फर्म ने अदर पार्टी से लोन लेने के बजाय ओनर से ही ऋण ले लिया, लोन ले लिया। इस प्रकार हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देते हैं, वो भी बिजनेस के हिसाब से क्या है? खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से एक तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएंगे, दूसरी तरफ ओनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि वो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं उसको ड्रॉइंग मानते हैं, ठीक है। ये थी अपनी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड है हमारी मनी मेजरमेंट की। मनी मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी इवेंट्स, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के लिए कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन तब तक उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कि उसका मेजर ना किया जा सके मुद्रा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल की बात करके चले हम, भाई मैनेजर, सेल्स मैनेजर है, उनके बीच में झगड़ा हो गया, इसको हम लेखा नहीं कर सकते, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई स्ट्राइक होने वाली है, इसको भी नहीं कर सकते। कंपटीशन के कारण हमारी वस्तु से भी अच्छी वस्तु बाजार में आई तो इसका भी लेखा नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या हुआ? जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं, तो मैंने ये जो मनी है, मनी ही एक ऐसा मेजरमेंट है, मापदंड है, जिसमें हम अलग अलग प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को आपस में जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करके चले हम, भाई कैश कितना है, माल कितना है, तैयार माल कितना है, 10 मशीनें हैं, 100 कुर्सियां, इनको हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन यदि इन सब को हम मेजर कर ले अमाउंट के अंदर कि हमारे पास फर्नीचर कितने का है, रॉ मटेरियल कितने रुपए का है, कैश कितने रुपए का है, क्रेडिटर कितने रुपए के हैं, स्टॉक कितने रुपए का है, तो हम बता सकते हैं कि इतनी हमारे पास क्या है, एसेट्स है। ये हो गया, ये हो गया। अब नंबर 3 की बात करते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो गया? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होगा? चालू व्यापार। देखो बिजनेस कोई भी करता है, कोई शॉप करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, तो क्या मान के करता है वो? उनकी सोच ये होती है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। कोई भी ये नहीं मान के चलता कि भाई 1 साल के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं। सभी क्या मान के करते हैं कि ये बिजनेस हमारा लगातार चलता रहेगा। इस कंसेप्ट के अनुसार ही हम जो फिक्स एसेट्स हैं उनका रिकॉर्ड जो करते हैं वो मार्केट वैल्यू पर नहीं करते, बल्कि इनके ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पर करते हैं। और उसी के हिसाब से हम क्या लगाते हैं? उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाते हैं। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है घिसावट, कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हर साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? लगातार यूज करने के कारण, समय बीतने के कारण उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। एक लैंड है, एक गुडविल है, जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन नहीं लगता, ये ध्यान रखना है आपने। यदि ये फॉर एग्जांपल कह रहा है कि एक मशीन परचेज की जाए जो 10 साल चलेगी, तो कह रहा है कि हर वर्ष का लाभ हानि ज्ञात करते समय प्रत्येक वर्ष का जो P&L ज्ञात करेंगे उसमें मशीन की लागत को 10 वर्षों में हम बांट लेंगे। तो 1 साल का खर्चा ना लगा के हर साल का खर्चा लगाया जाएगा। जैसे हम बात करके चलें लाइबिलिटी की, तो गोइंग कंसर्न के अनुसार ही जो अदर लाइबिलिटीज हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, उनसे हम लॉन्ग टर्म क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लोन लेते हैं, शेयर परचेज करते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, ये सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करके चलें प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड, पूर्व दत्त, जो पहले भुगतान कर दिया गया है, जिनसे हमें कोई एसेट कैश नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इन्हें हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि इनका कैश तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन खर्चों का जो हमने आज खर्चा कर दिया है, भविष्य में इनका क्या होगा? हमें बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ है अपना अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होगा? ये कह रहा है कि जैसे बिजनेस की जो एस्टेब्लिशमेंट की गई, स्थापना की गई, वो बहुत लंबे समय तक चलते रहने के लिए, जैसे हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ी थी अभी, तो बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट लॉस हम कैलकुलेट तभी कर सकते जब उसको हमने बंद करना हो। लेकिन काफी लंबे समय के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल पोजीशन नहीं आएगी उसकी कि भाई क्या बेनिफिट रहा, और यदि पता भी लग गया तो उसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा। एक लंबे समय के बाद में हम उसमें कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठा सकेंगे। इसलिए जो बैलेंस शीट के हमारे जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो यूजर हैं उन्होंने क्या कर दिया? उनको आवश्यकता होगी कि थोड़े थोड़े समय के बाद में हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। तो प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन के लिए फर्म के जीवन काल को हमने क्या कर दिया? टर्म्स में डिवाइड कर दिया, समय में बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण इस उद्देश्य के लिए कह रहा है कि 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि मान लिया, 12 महीने। और ये 12 महीने कौन से होते हैं बच्चों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम अकाउंटिंग पीरियड बताते हैं, कहते हैं। सेकंड अगला है अपना कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट अथवा हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब लागत अवधारणा या ऐतिहासिक लागत। इस कंसेप्ट के अनुसार क्या कह रहा है ये कि किसी एसेट्स को जो हम बुक्स में उसी मूल्य के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें वो खरीदी गई है, इट मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसीलिए तो कहेंगे इसको। यह जो कॉस्ट है ये फ्यूचर के अंदर जो उस एसेट्स के संबंध में जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे उनका एक बेस बन जाती है, आधार बन जाती है। तो क्योंकि ये कह रहा है कि एसेट्स का जो परचेज प्राइस है वो भूतकाल से संबंधित होता है, इसलिए इसे हम ऐतिहासिक लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि बात करके चले, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एसेट्स हमने एक बिल्डिंग 20 लाख में परचेज करी, तो बुक्स में इसका वैल्यू, इसका जो रिकॉर्ड होगा किस मूल्य पर होगा? वो इसी मूल्य पर 20 लाख पर होगा। फ्यूचर के अंदर यदि इसकी वैल्यू बढ़ गई या कमी हो गई तो उसका लेखा हम नहीं करेंगे। यदि 2 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़कर 40 लाख हो जाए, 45 लाख हो जाए, तो हम क्या करेंगे? इसका ऑर्डिनरी मतलब जो पुराना वैल्यू था ना उसी के ऊपर इसका हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है अपना ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट क्या है? द्वि पहलू, 2 पहलू है इसके। इसके प्रत्येक लेन देन के 2 पहलू होते हैं कि बिजनेस में जब भी कोई लेन देन होता है तो कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट पड़ता है 2 अकाउंट्स के ऊपर, 2 खातों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है अकाउंटिंग के हमारे जो मेथड्स हैं वो। तो बैलेंस शीट के दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं। इट मीन्स इसके हिसाब से जो हम यदि बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं तो इसकी 2 साइड होती हैं, और ये दोनों साइड हमेशा, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ये दोनों साइड हमेशा बराबर आती हैं बच्चों। ठीक है, इस साइड में सारी की सारी क्या आ जाएंगी? हमारे पास एसेट्स आ जाएंगी। इस साइड में आ जाएगी कैपिटल प्लस में
लायबिलिटी, और इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यदि हम टोटल की बात करके चलेंगे, हमारे पास मान लीजिए 20 लाख रुपए के एसेट्स है, तो ये भी 20 ही होगा। तो इस 20 का मतलब क्या होगा कि हमारी खुद की कैपिटल कितनी है और कर्ज का पैसा कितना है लोन का। तो खुद का 15 लाख, लोन का 5 लाख, टोटल हमारे पास 20 लाख के, इसी हम एसेट्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने आपको ये 6 तक सिखाई है। ये 6 तक ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है, अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आधार हैं। इन्हीं के आधार पे सारा का सारा हमारा, जैसे पीछे वाला चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये कंसेप्ट, कन्वेंशन, जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं के आधार पे अपना पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम चलेगा, जो अकाउंटिंग हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अपनी ये जो 4 बच गई हैं और कुछ कन्वेंशंस हैं, बड़ी डीपली नॉलेज हमने इनकी लेनी है। थैंक यू बच्चों।